सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आए हैं मोशन इन ए प्लेन का पहला लेक्चर, और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं उन्हीं चीजों को जो हमने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में देखी थी। क्या क्या देखा था भाई हमने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में? हमने देखा था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को। बट यहाँ पे हम डिस्टेंस और स्पीड को नहीं देखने वाले। क्यों नहीं देखने वाले भाई डिस्टेंस और स्पीड को? क्योंकि डिस्टेंस और स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी को हम क्यों नहीं देखने वाले मोशन इन प्लेन में? क्योंकि प्लेनर मोशन को, जो मोशन प्लेन में हो रहा है, उनको स्केलर क्वांटिटीज डिफाइन नहीं करती। ये सफिशिएंट नहीं है, डिस्क्राइब नहीं कर सकती पूरा। वैसे स्केलर क्वांटिटीज मोशन इन ए प्लेन यानी प्लेनर मोशन में डिफाइन तो होती है। अभी हम देखेंगे, मैं बताऊंगा किस प्रकार डिफाइन होती है। बट मोशन इन ए प्लेन को, जो मोशन प्लेन में हो रहा है, उसको डिस्क्राइब नहीं करती, पूरी तरह से डिस्क्राइब नहीं कर सकती। कैसे देखते हैं, चलो। जैसे मान लो, देखो एक चीज बताता हूं मैं। जब हम प्लेनर मोशन की बात कर रहे हैं, यानी टू डायमेंशनल मोशन, अब देख लो नाम से पता लग रहा है टू डायमेंशन। अभी हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे, मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन मतलब वन डायमेंशनल मोशन था वो, वन डायमेंशन मोशन। अब हम बात करें प्लेनर मोशन या टू डायमेंशनल मोशन। तो टू डायमेंशनल मोशन में क्या होता है? पार्टिकल है या कोई ऑब्जेक्ट है, वो एक से ज्यादा डायरेक्शन पे मूव करता है। अब जो स्केलर क्वांटिटी उनकी डायरेक्शन ही नहीं होती, तो वो यहाँ पे जो मोशन हो रहा है प्लेन में यानी टू डायमेंशन में, उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकती। ठीक है, टू डायमेंशन की कह सकते हो, और त्रिआयामी दुनिया में भी स्केलर क्वांटिटीज डिफाइन नहीं होती, यानी सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशन में होती है। टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन में वो उसको पूरे मोशन जो हो रहा है उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकती। ठीक है, तो देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहाँ ये वेलोसिटी वेक्टर है मान लो, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये वी वेक्टर है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो ये चीज आपने वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ी है। क्या पढ़ी है? कंपोनेंट। ठीक है, घटक कंपोनेंट। वी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट है, इसको मान लो वी एक्स है, वी एक्स आई कैप। इसको बोल दो वी वाई जे कैप। क्यों? इसके कंपोनेंट्स होते हैं, बट स्केलर क्वांटिटी के थोड़ी थोड़ी कंपोनेंट्स होते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है तभी इसके कंपोनेंट हो, क्योंकि ये जो मोशन हो रहा है ये एक्स में भी हो रहा है, ये वाई में भी हो रहा है। अब इसको क्या स्केलर क्वांटिटी डिस्क्राइब कर सकती है? नहीं बता सकती ना उसको, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी ही पढ़ी जाती है। अब यहाँ पे जो ये है ना, ये क्या है भाई? आप बताओ ये क्या है? ये है मैग्नीट्यूड, यानी स्केलर। देखो ये चीज मैंने बताई थी ना, कि ये जो वी एक्स है और ये वी वाई है, ये मैग्नीट्यूड होते हैं, यानी वी वेक्टर का कितना हिस्सा एक्स डायरेक्शन में है, वी वेक्टर का कितना हिस्सा वाई डायरेक्शन में, कितना कितना हिस्सा, कितना हिस्सा, इतना हिस्सा, नहीं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है? स्केलर। तो कंपोनेंट्स के रूप में स्केलर क्वांटिटीज डिफाइन होती है प्लेनर मोशंस में, टू डायमेंशन में। ठीक है, ये चीज समझ में आई? तो इसीलिए हम जो है सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इन तीन चीजों को देखने वाले हैं। ये इसी लेक्चर में ये तीनों चीज कंप्लीट हो जाएगी। बट मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जब हम पढ़ रहे थे इनको, तो हमें 3 लेक्चर लगे थे, है ना? बट यहाँ ये एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैं इनको शॉर्टकट में बताऊंगा, शॉर्टकट नहीं ले रहे, मैं सारे कॉन्सेप्ट्स जो आपके सिलेबस में है वो सारी चीजें बताऊंगा। ऐसा नहीं कि कोई शॉर्टकट बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। बट आपने ये चीजें पहले पढ़ चुके हो ना आप, इसलिए आपको कुछ आइडिया लग चुका है, आपको इन चीजों के बारे में पता है। पहले तो हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। आपके सिलेबस में इतना ही है। ठीक है, तो जितना है वो आपको सब कुछ बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ शॉर्टकट ले लिया या कुछ चीज बताई नहीं है, आपको सारे कॉन्सेप्ट सारी चीजें बताई जाएगी, कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको हर एक चीज समझाऊंगा, बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद आपको जो चीजें मैंने समझाई है, ठीक है, वो मैं लिखवाऊंगा, आप अपने नोट्स बना लेना। हर वीडियो में ऐसा ही होता है, पहले मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ और फिर बाद में लास्ट में लिखवाता हूँ। ठीक है, आप वहां से अपने नोट्स बना लेना। तो पहले सिर्फ और सिर्फ समझना है। ठीक है, तो समझो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी पोजीशन, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल दो, पोजीशन वेक्टर बोल दो, तो ये एक ही होते हैं। तो चलो इसको समझते हैं। पहला है पोजीशन वेक्टर, या कह लो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
ये अपनी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। और ये कोई देखो कार, मान लो कोई कार जो है वो इस प्रकार मोशन कर रही है, इस प्रकार इस किसी कार का मोशन है जो एक्स में भी है और वाई में भी है। देखो ये कार इधर बढ़ रही है, इधर इस डायरेक्शन में जा रही है, बिल्कुल ये कार इस डायरेक्शन में भी जा रही है, तो ये एक्स में भी है, और इसका मोशन वाई में भी है, ऊपर की ओर भी जा रही है तो वाई में भी है। यहाँ पे ये ओरिजिन मान लो ओ, और मैं यहां से इसकी पोजीशन देखता हूं, पहले मैं यहाँ पे देखता हूं, तो यहां से इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो मान लो आर वेक्टर है, ठीक है। और एक मैं यहां पे देख रहा हूं, टी बराबर 0 पे मैंने देखा, टी बराबर 0 पे इसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, और टी बराबर टी टाइम पर, टी बराबर 0 पे ये और टी बराबर टी पर ये, आर डैश मान लो इसको आर डैश वेक्टर। अब एक चीज देखो, यहां से यहां तक जाने में ये दूरी है ना, ये थोड़ा सा से जो पाथ है वो कर्व है ना, कर्व ऐसे ऐसे कर्व है पाथ, ये है दूरी, डिस्टेंस। आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे ना, जैसे वर्ताकार पथ होता है, सर्कुलर मोशन होता है, तो इस प्रकार का ये मोशन होता है, तो ये तो होता है पूरी दूरी, और ये होता है डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ऐसा देखा ना, बस यही है। तो ये तो दूरी है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ, मोशन किस तरफ हो रहा है, इसी तरफ। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ पे लग रहा है, इसको बोल दो डेल्टा आर, डेल्टा आर वेक्टर। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करो सदिशों के त्रिभुज नियम का, आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर, है ना, आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर बराबर इज इक्वल टू आर डैश वेक्टर। हमें डेल्टा आर मान लो फाइंड करना है, तो डेल्टा आर कितना हो गया भाई, आर डैश माइनस आर वेक्टर। आर डैश वेक्टर क्या है, आर वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर। ये चीज आपको पता है, मैं समझा चुका हूं पहले, बेसिक सी चीज है। ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई, और ये मान लो स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, इसको किस प्रकार से लिखते हैं, एक्स आई केप, वाई जे केप, ये आपको पता है ये चीजें, है ना। इसका कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में, इसका कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में, एक्स आई केप वाई जे, इस प्रकार लिखते हैं। तो यहाँ पे ये जो आर वेक्टर है ये कितना हो गया, एक्स आई केप वाई जे केप। आर डैश वेक्टर कितना हो गया, एक्स डैश आई केप वाई डैश जे केप। अब देखो मैं यहां से एक चीज बताता हूं कि एक्स में कितना चेंज हो रहा है, पहले ये यहां था, फिर ये यहां हो गया, तो जो एक्स की इनिशियल पोजीशन है ये है, इसको बोल दो एक्स, इसको बोल दो एक्स डैश। तो एक्स में कितना चेंज हो रहा है, इतना, इसको क्या बोले, एक्स डैश माइनस एक्स, ये क्या है, डेल्टा एक्स। ओके, यहाँ पे y की जो इनिशियल पोजीशन है ये है, और फिर y की जो फाइनल पोजीशन है वो ये है, y डैश, और ये y, तो ये कितना हो गया, y डैश माइनस y कितना हो गया, डेल्टा y, y में चेंज, ठीक है। तो हमें डेल्टा आर, ये आर डैश और आर की वैल्यू जो है यहाँ पे रखो, डेल्टा आर वेक्टर बराबर आर डैश कितना है भाई, एक्स डैश आई केप प्लस वाई डैश जे केप माइनस एक्स आई केप प्लस वाई जे केप, डेल्टा आर वेक्टर बराबर आई डैश, सॉरी आई केप वालों को एक साथ लिखो, एक्स डैश माइनस एक्स, एक्स डैश माइनस एक्स आई केप प्लस वाई डैश माइनस वाई जे केप। सिंपल सी चीजें हैं, समझ में आ रही होगी आपको। एक्स डैश माइनस एक्स अभी हमने देखा, डेल्टा एक्स आई केप प्लस वाई डैश माइनस वाई डेल्टा वाई जे केप, ये हमें मिला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यही तो था, यही तो था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इसका। ये पार्टिकल, सॉरी ये जो कार है, हमें कार ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये कार यहाँ से यहाँ तक पहुंची, इसका डिस्प्लेसमेंट ये इधर हो रहा है, तो ये हमें मिला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इसका कार का, ठीक है। तो ये मिल गया हमें ये चीज। अब मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में हमने एक चीज देखी थी, मैंने आपको कुछ बताया था, आपको क्या बताया था, मैंने ये कहा था, जैसे एस टी वाले ग्राफ में की बात कर रहे थे हम, एस टी या एक्स टी कोई भी ग्राफ मान लो, और ये कोई कर्व है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉइंट पर
स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट अगर हम खींचे, टेंजेंट क्या होती है? मोशन के अलोंग होती है। टेंजेंट एक वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन होती है मोशन के अलोंग। मोशन के अलोंग का मतलब पता है ना आपको? मोशन के अलोंग का मतलब होता है कि जिस तरफ मोशन हो रहा है, मोशन होने का मतलब कि जिस तरफ मोशन हो रहा है, मोशन हो रहा है मतलब जिस तरफ ये वस्तु चल रही है, जिस तरफ कोई भी वस्तु चल रही है वही उसी डायरेक्शन मोशन हो रहा है। और मोशन के अलोंग ही क्या होती है? स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट की डायरेक्शन होती है, ठीक है। और उसकी उसी के अलोंग क्या होती है? वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। और उसी के अलोंग क्या होता है? पोजीशन वेक्टर होता है या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। क्या चीजें समझ में आई? यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और टेंजेंट, ये तीनों एक ही डायरेक्शन होते हैं और ये तीनों मोशन के अलोंग होते हैं। अब जिस तरफ पार्टिकल चल रहा है उसी तरफ वेलोसिटी होगी, उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा और उसी तरफ क्या होगी? टेंजेंट होगी, ठीक है। तो ये चीज हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको बताई थी। यहाँ इस चीज को एक्सप्लेन किया गया, इस चीज को एकदम पूरा एक्सप्लेन किया गया कि देखो इस प्रकार होता है। आपके सामने एक इमेज आ रही होगी, आ रही है? हाँ, उसको देखो। उसमें देखो, मैं भी देखता हूँ इस इमेज को, मतलब ये बुक में दी गई है। देखो इस इमेज में दिया गया है, देखो जो पहला ग्राफ है वो देखो ए वाला ग्राफ। ए वाले ग्राफ में एक ग्राफ बनाया गया है और उस ग्राफ में दो अलग अलग पोजीशंस वेक्टर दिखाए गए हैं। देखो इसको मिटाते हैं, पहले थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। इसमें पोजीशंस वेक्टर दिखा रहे, जैसे अभी मैंने बनाया था वही था। जैसे ये कर्व दिखा रखा है और ये यहाँ पे थोड़ा दूर ऐसे दिखा रखा है। फिर धीरे धीरे ये इसका क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर कह लो या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कह लो, इस तरफ है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? इनकी जो दूरियां हैं वो दूरियां कम हो रही है, फासले वो कम हो रहे हैं, इसके इनके भी जो फासले हैं वो कम हो रहे हैं। ये पॉइंट धीरे धीरे इसके पास आता जा रहा है। देखो आप अपने इसमें देख लो, पास आता जा रहा है। ए वाले ग्राफ के कंपैरिजन में बी वाला ग्राफ जो है, इसमें देखो थोड़ा पास है। पी, ये पी और P1 दिखा रखा है, तो P फिर P2 दिखाया, थोड़ा पास आ गया, P3 और पास आ गया और P, चलो इसकी बात मैं बताता हूँ अभी। इसमें क्या बोल रखा है? इसके पास आता जा रहा है धीरे धीरे। फिर क्या हो रहा है? 4 नंबर ग्राफ जो है, डी वाला ग्राफ, डी बोल रखा है इसमें, हाँ डी वाला ग्राफ में देखो ये चेंज जो है ये एक्चुअल में चेंज है। देखो मैं बता रहा हूँ, आपने स्पीड वेलोसिटी वाला लेक्चर देखा ही होगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ, तो इसमें मैंने बताया था कि एक्चुअल में पॉइंट नहीं है। इसको थोड़ा ऐसे जूम करो, ऐसे जूम 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 करोगे तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा, इस प्रकार, यानी ये चेंज है और ये बहुत ज्यादा स्मॉल चेंज है। डेल्टा टी की वैल्यू टेंड्स टू जीरो है, टेंड्स टू जीरो है। डेल्टा टी बराबर जीरो नहीं है, ये नहीं बोला। डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू जीरो का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा छोटा हो गया, बहुत ही ज्यादा छोटा। यानी आप 0.50 एक जीरो लगा लो और वहां पे लिख दो एक, 50 जीरो लगाने के बाद एक लिखना है। इतना कम टाइम है, इतने छोटे टाइम की बात की जा रही है, इसलिए इसको एक पॉइंट की तरह हम देख सकते हैं, ये पॉइंट दिखाई देता है। बट जब हम इसको जूम करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा स्मॉल टाइम पे देखा है इसलिए, नहीं तो ये एक्चुअल में चेंज है। बट कितना भी चेंज हो, ये इस चीज से दिखाया गया आपको। देखो पहले चेंज बहुत ज्यादा बड़ा था, फिर थोड़ा छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, छोटा 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 छोटा, बहुत ज्यादा छोटा हो गया, बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया, इतना छोटा कि एक पॉइंट की तरह लगने लगा। फिर भी जो वेलोसिटी है वो उसकी डायरेक्शन तो यही रहेगी, है ना। फिर ये कॉन्सेप्ट आया कि किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। वो टेंजेंट मोशन के अलोंग होती है और वो वेलोसिटी की डायरेक्शन ही बताती है। तो ये कॉन्सेप्ट किस प्रकार आया, ये चीज आपको समझ में आई? ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब हमारा दूसरा टॉपिक है वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेग, आपको पता है क्या होता है भाई? क्या होता है भाई वेलोसिटी? वेलोसिटी होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बट्टा टाइम इंटरवल, यही होती है। हाँ बिल्कुल यही होती है। जो एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी, उसको हम लिखते हैं डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। अरे नहीं भैया, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिखते हैं। हाँ सही बोला तुमने,
डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिखते हैं, वो तब था जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे थे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे थे। द मोशन जो है वन डायमेंशन में हो रहा था, सिर्फ एक्स डायरेक्शन ले रहे थे तो एक्स डायरेक्शन की बात हो रही थी, अगर वाई में लेते तो सिर्फ वाई की बात होती, बट हम एक्स ले रहे थे तो इसलिए एक्स लिखा हुआ होता था। अब ये आर लिखा हुआ है, आर का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे डेल्टा आर लिखा हुआ है तो हमने देखा था डेल्टा आर का मान क्या था, डेल्टा एक्स आई कैप और डेल्टा वाई जे कैप, ये था ना, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। डेल्टा आर ये वेक्टर है, बिल्कुल ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी, ये एवरेज है, ठीक है। तो डेल्टा आर की वैल्यू रखो, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप बट्टा डेल्टा टी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलो भाई आराम से, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई डेल्टा टी जे कैप, कोई दिक्कत नहीं, इजी कैलकुलेशन एकदम। ये क्या आ गई, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, देखो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होती है, वन डायमेंशन की बात है, इसको बोल दो वी एक्स बार, वी एक्स, क्योंकि ये एक्स कंपोनेंट है, ये वेलोसिटी का, ये एवरेज वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी इस तरफ है, ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, ठीक है, वो वही चीज है, वी एक्स वेक्टर। अच्छा अगर हम आई कैप लगा रहे हैं तो अगर आई कैप लगा दोगे, जैसे यहाँ पे मैंने ये लिख दिया आई कैप, तो ये हट जाएगा वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी है। आपने ये याद है या भूल गई ये चीज, वेक्टर जब पढ़ा था तो ये चीज तो आपको आती है ना, वी वेक्टर। अब वी वेक्टर का ये तो होता है मैग्नीट्यूड, यहाँ लगती है डायरेक्शन, है ना, तो ये वेक्टर है। अब ये वेक्टर है, अब मैं इसको वेक्टर को इस प्रकार से लिखता हूँ कि वी एक्स वेक्टर बराबर, इसका मैग्नीट्यूड तो है वी एक्स और इसकी डायरेक्शन है आई के, ठीक है, तो इस प्रकार होता है, ये लिख दिया आई के, इसी प्रकार वी वाई जे के, वेक्टर फॉर्म में भी लिख लो कि वी एक्स वेक्टर, बार लगा देना, बार क्या कह रहा है, बार क्या शो कर रहा है, एवरेज को शो कर रहा है, ठीक है, वी वाई बार वेक्टर, वी एक्स बार वेक्टर, वी वाई बार वेक्टर, ये चीज है। अब एक और देखिए हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी यहाँ पे हमने देखा वी बार वेक्टर बराबर डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, यहाँ पे क्या करना है, लिमिट लगानी है, क्या लिमिट होती है, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो नॉट इक्वल, इक्वल का साइन नहीं, टेंड्स टू जीरो, ये चीज ध्यान में रखना। तो ये क्या बन जाता है, डी आर बाई डी टी, ठीक है, डी आर बाई डी टी डिफरेंशियल फॉर्म बन गई। यहाँ पे देखो ये चीज हम देख चुके हैं, डेल्टा ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी को इसे लिखा फिर ऐसे लिखा, सीधा मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे हर एक जो ये कंपोनेंट है इसमें लिमिट पुट करो, कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी प्लस आई कैप लगा दो, डेल्टा डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी जे कैप, और यहाँ पे भी ये लिमिट है डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तत्क्षणिक वेग, तो लिमिट लगने पर ये डिफरेंशियल फॉर्म बन जाएगी, डी एक्स बाई डी टी आई कैप और डी वाई बाई डी टी जे कैप, डी एक्स बाई डी टी को हम लिख सकते हैं वी एक्स। अब यहाँ पे ये बार नहीं है, क्योंकि बार लगाने पे ये एवरेज को शो करता है, अब यहाँ पे बार नहीं है, सीधा ही है, ठीक है, बार नहीं है मतलब इंस्टेंटेनियस है, बार है मतलब एवरेज है, सिंपल सी चीज, वी वाई जे के, ये क्या लग गया, वी वेक्टर, वी वेक्टर बराबर वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के। इसका मैग्नीट्यूड बताओ जरा, कैसे याद करते हैं मैग्नीट्यूड वेक्टर का, रूट में वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ऐसे होता है क्या, बिल्कुल ऐसा ही होता है, ये हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, डायरेक्शन को, डायरेक्शन हम कैसे याद करते हैं भाई, किसे कैसे लिखते हैं डायरेक्शन, टेन थीटा, टेन थीटा क्या है, यहाँ पे देखो ये चीज को समझ लो, वैसे मैं वेक्टर वाले चैप्टर में समझा चुका हूँ बट देख लो एक बार और, जैसे मान लो ये वी वेक्टर है, ये अपना एक्स और ये वाई, वी वेक्टर का कंपोनेंट इधर वी एक्स, यहाँ पे मान लो देखा मैंने, तो इसको मान लो ये वी एक्स है और ये यहाँ पे इतना वी वाई, यहां से एंगल कितना है, थीटा, थीटा के सामने, अब देखो ये क्या समांतर में है ना, तो ये इक्वल भी है, साथ में ये
इक्वल भी है, ये वी वाई है, ये भी वी वाई है। एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो गया टेन थीटा, तो वी वाई बट्टा वी एक्स। अब ये एंगल कौन सा है, ये एंगल है हॉरिजॉन्टल से, यानी अक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है। तो आपको जब भी इस प्रकार आए कि इसकी बताओ क्या डायरेक्शन बताओ, ये एंगल बताएगा डायरेक्शन, कैसे बताएगा कि ये यहां से यानी अक्स एक्सिस से इतने एंगल पे है, अक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे है, अक्स एक्सिस से 60 डिग्री पे है, अक्स एक्सिस से 90 डिग्री पे है, जितनी भी। तो ये इस प्रकार होता है, समझ रहे हो ना बात को, ये चीज मैं बता चुका हूँ। ये एक्स एक्सिस से 15 डिग्री पे है, इस प्रकार ये डायरेक्शन बताता है। मतलब हमें पता चल गया ना ये एक्स एक्सिस से कितनी डिग्री पे है। ये भाई आप जब एक्स एक्सिस से 15 डिग्री पे देखोगे तो आपको वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगा, इस प्रकार बताता है। अगर आपको बोल दे यहां से एंगल बताओ मुझे, तो अगर इसको इसको बोल दो फिर एंगल थीटा, ये क्या बन जाएगा वी एक्स, ये वी एक्स ही तो इसके समांतर क्रम में है। तो अब की बार हाइपोट सॉरी जो लंब है यानी जो परपेंडिकुलर है वो क्या बन गया वी एक्स बन गया, वी एक्स, और बेस क्या बन गया वी वाई। तो आपकी बार ये एंगल यहां से मिल जाएगा। अगर आप ऐसा ना करना चाहो तो 90 माइनस कर दो, मतलब यहां से जो एंगल आता है, अगर आपको ये आदत पड़ी है तो ऐसा कर लो, आप उसको 90 से घटा दो, है ना। अगर यहाँ पे मान लो 20 डिग्री एंगल आया, आप उसको 90 माइनस कर दो तो 70 डिग्री, ये यहाँ से एंगल हो जाएगा। सिंपल से गणित है बस। तो ये बात करी हमने वेलोसिटी की, अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन। तो हमारा तीसरा टॉपिक है एक्सेलरेशन। त्वरण क्या होता है भाई एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। यही होता है क्या? यही होता है भैया, यही होता है, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन को हम किस प्रकार लिखते हैं, डेल वी बाई डेल टी, ऐसे लिखते हैं क्या? ऐसे लिखते हैं। तो ये जो डेल वी है ये क्या होगा, ये जैसे हमने डेल आर पता किया था ना, डेल आर हमने कैसे पता किया था, क्या होता है डेल आर, डेल एक्स आई के प्लस डेल वाई जे के, है ना। उसी प्रकार ये डेल वी जो है वो हो जाएगा डेल वी एक्स आई के डेल वी वाई जे के, है ना। कैसे पता किया था इसको, जैसे ये एक्स है, ये वाई है, ये मान लो कोई कर्व है, यहाँ पे ये दो पॉइंट है, इसी प्रकार है ना। ये मान लो वी वेक्टर है, ये वी डैश है, और ये कितना हो जाएगा, ये डेल वी हो जाएगा। इस तरफ फिर डेल वी क्या होगा, वी डैश माइनस वी होगा। वी डैश क्या होगा भाई, वी एक्स डैश आई केप प्लस वी वाई डैश जे केप। वी क्या होगा, वी एक्स आई केप प्लस वी वाई जे केप। डेल वी, वी डैश का मान रखो, फिर वी का मान रखो, फिर आई डैश वालों को साथ साथ में रख दो, जे वालों को साथ में लिख दो। वी एक्स डैश माइनस वी एक्स, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि जो एक्स का इनिशियल यहाँ पे ये कितना है वी एक्स, और ये फाइनल क्या हो जाएगा एक्स में फाइनल वेलोसिटी, एक्स में वी एक्स डैश, हाँ इसी प्रकार ये वाई में हो जाएगी इस प्रकार। तो ये जो इन दोनों में परिवर्तन है, ये चेंज है, इसको हमने बोला डेल वी, सॉरी हाँ डेल वी एक्स, और यहाँ पे बोला डेल वी वाई, ठीक है। बस इसी प्रकार लिखा है डेल वी एक्स आई कैप है और डेल वी वाई जे कैप है, ठीक है। इस प्रकार ये आया है, हमने डेल आर भी इसी तरह निकाला था, ठीक है। तो डेल वी की जगह आपको क्या लिखना है, डेल वी एक्स आई कैप प्लस डेल वी वाई जे कैप। डेल टी दोनों के नीचे होगा ऐसे, तो दोनों के नीचे आ जाएगा इस प्रकार से। डेल वी एक्स बाई डेल टी क्या होगा, ए बार ए एक्स आई के बार लगा देना, ठीक है। बार क्या शो कर रहा है, एवरेज को, ए वाई बार जे के। ये तो बात हुई एवरेज की। इंस्टेंटेनियस कैसे लिखेंगे, ए इंस्टेंटेनियस, वेक्टर लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर है ये सब, ठीक है, वेक्टर वेक्टर। अब यहाँ पे आई कैप लिख दिया है ना, फिर ये नहीं है, ये चीज मैंने आपको बताई थी अभी,
इसको ए वेक्टर इंस्टेंटेनियस क्या होगा भाई, डेल टी लिमिट लग जाएगी, डेल टी टेंड्स टू जीरो, ये वाली लिमिट, डेल वी बाई डेल टी क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी, यही होगा, है ना। तो अब हमको क्या करना है, जैसे डेल, इसको क्या लिखा, डेल वी को यहाँ पे लिमिट पुट करनी है, यहाँ पे भी लिमिट पुट करनी है, ए इंस्टेंटेनियस डेल वी बाई डेल टी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो एक्स प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल वी वाई बाई डेल टी। कैसे लिखेंगे इसको, डी वी एक्स डी टी आई कैप डी वी वाई डी टी जे के, और यहाँ पे भी आई कैप और यहाँ पे जे कैप लिख लेना। ये हो गया ए वेक्टर इंस्टेंटेनियस तत्क्षणिक एक्सेलरेशन, क्या होगा, इसको लिख लो ए एक्स आई कैप और इसको लिख लो ए वाई जे कैप, ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड हो गया भाई ए वेक्टर इसका, ये मैग्नीट्यूड, ठीक है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, डायरेक्शन थीटा टेन इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स, ठीक है। जैसे वेलोसिटी को हमने देखा उसी प्रकार एक्सेलरेशन को देख लिया, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम चीजें हैं, ठीक है। अब एक चीज बताता हूं मैं आपको, जब हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे थे तब क्या हो रहा था, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है वो एक लाइन के अलोंग ही थी, है ना। ये चीज देखी हमने, हो सकता है वो सेम डायरेक्शन में हो या हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में। अगर वेलोसिटी इस तरफ है तो एक्सेलरेशन भी या तो इस तरफ होता, या वेलोसिटी इस तरफ है तो एक्सेलरेशन हो सकता है इस तरफ होता, बस होते एक लाइन के अलोंग ही थी। बट यहाँ पे 2 डायमेंशन मोशन और 3 डायमेंशन मोशन में क्या होगा कि जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी है उनके बीच का एंगल 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच कुछ भी हो सकता है। भैया पर हमने तो पढ़ा है कि एंगल 0 डिग्री से 360 डिग्री तक होता है, तो फिर आगे क्यों नहीं बढ़े हम 180 से, क्योंकि मैक्सिमम एंगल इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा फिर वापस 179 हो जाएगा। चलो देखो, ये मान लो कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ये चीज मैं वेक्टर वाले चैप्टर में बता चुका हूँ आपको, ये ए वेक्टर है और ये कोई बी वेक्टर है, धीरे धीरे इसका एंगल बढ़ाओ, यहाँ से इसका एंगल बढ़ा बढ़ा बढ़ा, फिर 90, जैसे यहाँ पे मान लो कोई 30 डिग्री होगा, फिर 60 हुआ, फिर उसके बाद 90 हो गया, फिर ऐसे धीरे धीरे बढ़ा 120 हो गया, फिर वहां यहाँ पे मान लो ये बी वेक्टर, फिर इसको ऐसे करते गए और ये मान लो यहाँ पे 179 हो गया यहाँ पे, फिर थोड़ा और इसको खिसकाया, फिर ये 180 हो गया। अब वापस क्या होगा, जब इसको थोड़ा और बेंड करो, 180 हो गया, ये हो चुका है 180 डिग्री। अब जब इसको और करोगे तो ऐसा नहीं है कि ये 181 ऐसा हो जाएगा, नहीं, फिर ये वाला एंगल लिया जाएगा, ये 179 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों वेक्टर के बीच एंगल रहेगा इतना ही, कितना, 180 से 180 हाईएस्ट एंगल है, इससे या फिर इनके बीच होगा, मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम 180 होगा और इनके बीच होगा। वापिस ऐसा नहीं है कि 181 डिग्री लेंगे हम, 179 ये लेंगे, जो मिनिमम एंगल है वो लिया जाता है। ये चीज हम वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब आपके सामने एक इमेज आ रही होगी, आ रही है ना, उसमें ध्यान से देखो। जैसे हमने वेलोसिटी के बारे में पता लगाया कि कैसे एक स्पर्श रेखा टेंजेंट जो है मोशन के अलोंग होती है और वो वेलोसिटी को प्रदर्शित करती है, और ये एक बिंदु पर खींची जाती है। कि हमने देखा कोई मान लो कर्व दे रखा है और उस कर्व पर अगर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी तो वो वेलोसिटी को बताती है। ये चीज हमने अभी देखी। इसी प्रकार ये ग्राफ दे रखी है, ये एक्सेलरेशन को समझाने के लिए दे रखी है। 4 ग्राफ दे रखे हैं आपके सामने। ग्राफ कुछ इस प्रकार है कि भाई ये कुछ इस प्रकार से, कोई मिनट, ये ऐसे दे रखा है कुछ ग्राफ, है ना। एक वेलोसिटी यहाँ पे ऐसे
मतलब ये एक बिंदु दिया, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करी, और ये भी वेक्टर इस प्रकार दिया, मान लो ये v1 है, आपके क्या दे रखा है, v या v डैश दे रखा है क्या, वो कोई दिक्कत नहीं, सिंबल कुछ भी ले सकते हो आप। और ये यहाँ पे इस तरफ दे रखा है, ये ऐसे v2 वेक्टर इस प्रकार दे रखा है। अब यहाँ पे अगर इनको ध्यान से देखो कि भाई ये वेक्टर है एक, ऐसे है v1 वेक्टर, v1 वेक्टर ऐसे, और v2 वेक्टर कुछ इस प्रकार है ऐसे, कुछ एंगल पे ऐसे, v2 वेक्टर ऐसे ही है। चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी भाई, वेलोसिटी पहले ऐसे थी फिर ऐसी होगी, देखो मेरा हाथ किस तरफ मुड़ रहा है, ऐसे ऐसे, चेंज इन वेलोसिटी किस तरफ है, ऐसे इस तरफ, ठीक है। तो ये कितनी होगी, डेल वी वेक्टर की डायरेक्शन होगी, ये भाई डेल वी वेक्टर, ये डायरेक्शन हो गई। अब जिस तरफ चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है उसी तरफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है ना, ये पढ़ चुका है हम, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब इसी तरफ ये एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होगी, तो मतलब ये बता रखा है कि इस तरफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। फिर धीरे धीरे ये जो पॉइंट है ये पास आता जा रहा है ना, ये ग्राफ में दिख रहा होगा आपको, ये पॉइंट धीरे धीरे पास आता जा रहा है, फिर भी एक्सेलरेशन डायरेक्शन तो इसी तरफ है। देखो यहां से, ये आपके ग्राफ में से दिख रहा होगा कि यहां से ये जो चीज है ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है यार, वापिस ये, ठीक है, आपके ग्राफ में दिख रहा होगा ये स्ट्रेट है, चाहे आप इस पॉइंट पे देखो, इस पे देखो, इस पे देखो, इस पे देखो, मतलब ये सारे पॉइंट जो है एक ही है। तो यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन, v2 की डायरेक्शन जो वो सेम रहेगी। आपके ग्राफ में क्या नाम दे रखा है, देख लो v डैश दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, वो v1 v2 मान लो या v डैश मान लो, कोई दिक्कत नहीं, वो एक ही बात है। तो v डैश मान लो, तो ये v डैश जो है यहाँ पे भी इसी डायरेक्शन में है, इस पॉइंट पे भी इसी डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो धीरे धीरे इस पॉइंट को पास लाते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो इस तरफ कैसे हुआ, ये चीज आपको मैं समझा रहा हूँ, देखो एग्जांपल से। देखो यहाँ पे ये जो कर्व है ना, ये पाथ कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है कर्व ऐसा। अगर आप इस पथ को ध्यान से देखो तो ये एक सर्कल का जो पार्ट है उसके जैसा नहीं लग रहा, क्या ये वाला, मान लो ये वाला पार्ट ही काट के हमने लगाया हो, है ना, इसके जैसा ही है ना, ये पार्ट यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा मुड़ रहा है, ऐसे करो, ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है ना, ऐसे। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, जैसे मान लो ये सेंटर है और यहाँ पे जैसे ये मुड़ रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक सामान्य टर्म है, जनरल टर्म है, इन जनरल बोला जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई एक फोर्स नहीं है। जैसे एग्जांपल के जरिए मैं बताता हूँ, जैसे आप किसी एक डोरी को पत्थर से बांध कर ऐसे आप घुमाते हो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली में देखो क्या होता है, इस पे और ज्यादा बात करेंगे आगे, बट अभी आपको मैं बता देता हूँ कि एक्चुअली में सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की ओर लगता है, अलोंग द रेडियस होता है, जो अब जैसे मान लो कोई एक, जैसे आपका हाथ है और आप इस अपने हाथ से बांध के इसे घुमा रहे हो, तो जो डोरी है वहां पे उसमें क्या क्रिएट होगा, टेंशन फोर्स क्रिएट होगा, और ये टेंशन फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। जैसे सन जो है, सॉरी जो अर्थ जो है, अर्थ अपने सन के अराउंड चारों ओर चक्कर लगाती है, रिवोल्यूशन करती है, वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दोनों के बीच में, वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। जब एक डोरी, एक पत्थर ऐसे घुमाते हैं, तब तनाव बल जो होता है, टेंशन फोर्स जो होती है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है। अब अगर इस एग्जांपल को देखें कि भाई यहाँ पे कौन सा फोर्स ऐसा लग रहा है, यहाँ पे ना तो मुझे ऐसे कोई पत्थर वाला घूमता हुआ दिख रहा है, ना कोई सन ऐसे घूम रहा है। अगर मैं इससे बोलूं, जैसे यहाँ पे हम कार वाला एग्जांपल ज्यादातर लेते हैं कि कार आ गई, कार, मान लो ये सड़क है, ये एक्स है, ये वाई है, कुछ इस प्रकार, और ये सड़क है इस प्रकार। यहाँ पे मान लो कार चल रही है और एक कोई मोड़ ऐसा आया, एक मोड़ आया, ठीक है, तो एक मोड़ ऐसा आया और ये मोड़ में गाड़ी ऐसे मुड़ी, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में कौन सा बल लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है फ्रिक्शन। थोड़ा इमेजिन कर लो, जब भी गाड़ी ऐसे आप चला रहे हो, ऐसे मोड़ते हो गाड़ी को, मान लो वहां जो सरफेस है वो स्मूथ है, एकदम स्मूथ,
सरफेस, ठीक है। तो एक्सल वो जो फ्रिक्शन है वो लगेगा नहीं, तो आपकी गाड़ी उस तरफ मतलब जो दीवार हो गया उससे टकरा जाएगी, ठीक है। अब फ्रिक्शन फोर्स होने के कारण वो इस तरफ खींच लेता है इसको, तो फिर वो गाड़ी इसे आराम से मुड़ जाती है। अगर वो ना हो तो आप अपने इमेजिन करो कि हाँ कोई गाड़ी, कभी गाड़ी में बैठे होगे, बस में बैठे होगे, तो वो क्या होती है, ऐसे जब मुड़ती है तो क्या होता है, वो फ्रिक्शन जो है वो उस तरफ इसको खींचता है ऐसे, यहाँ पे जैसे ऐसे मुड़ी तो फ्रिक्शन इसको इधर की ओर खींचेगा, इसको बांधे रखेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, बांधे रखता है अपने और, जो कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट जो इसे मूव कर रहा है उसको बांधे रखता है सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होती है, सेंटर की ओर होती है। ठीक, इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में और पढ़ लेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, आगे आएंगे तो और देखेंगे। इसका मैं भी आइडिया दे रहा हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स एक सामान्य टर्म है, ये कोई एक फोर्स नहीं है, बट सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r होता है, ये फिक्स है। तो कभी कभी यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, कभी फ्रिक्शन फोर्स होता है, तो अलग अलग के लिए अप्लाई होता है, फिर इक्वल का साइन लगा के ऐसे करते हैं। कभी कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये चीजें होती है। तो ये एम ए फोर्स होता है, ये आपने पढ़ा है एम ए फोर्स, है ना। फोर्स का फॉर्मूला अभी चलो आया नहीं होगा, बराबर एम ए, ये होता है फोर्स, अभी आएगा आपके से, ठीक है सर, अगला चैप्टर ये है बराबर एम ए। तो एम ए यानी एक्सेलरेशन, एम के पास में जो है वो एक्सेलरेशन है, यानी v²/r, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये मास है, ठीक है, बराबर एम ए, शायद आपके अगले चैप्टर में ही अभी बात करेंगे। बट v²/r जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। ये चीज मैं आप सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी ये चीजें अभी के लिए आपकी किताब में दी नहीं हुई है, बट मैं बता रहा हूँ कि ये जो पथ है एक किस प्रकार बना है, वर्ताकार पथ से बन रहा है। तो सेंट्रीपिटल, आप सोचोगे कि भैया यार मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही कि ना एक्सेलरेशन इस तरफ कैसे हो गया। मैंने ये चीज तो समझ ली कि वेलोसिटी इस तरफ है, एक्सेलरेशन भी इस तरफ हो गया, या वेलोसिटी इस तरफ है, एक्सेलरेशन इस तरफ हो गया, बट मुझे ना ये चीज समझ में नहीं आ रही, हजम नहीं हो रही कि एक्सेलरेशन इस तरफ कैसे है। तो ये एक्सेलरेशन कैसे इस तरफ है, ये चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ में आई होगी, ठीक है। नहीं आई तो एक बार वीडियो को वापस रिवाइंड करके देख लो, आ जाएगी। अब एक अच्छा सा न्यूमेरिकल करते हैं, आपके सामने इमेज आ रही होगी इस न्यूमेरिकल की, पढ़ो उसको, खुद से ट्राई करो, ना बने तो फिर तो मैं करवाऊंगा सॉल्यूशन। ट्राई कर लिया, क्या है क्वेश्चन मैं भी देख लेता हूँ। द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई, पोजिशन दे रखी है पार्टिकल की, आर बराबर क्या दे रखा है, आर बराबर 3.0 t, 3.0 t आई के प्लस 2.0 t स्क्वायर, 2.0 t स्क्वायर जे के प्लस 5.0 के। ये आपको आर दे रखा है, क्या दे रखा है, पोजीशन वेक्टर, या कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। व्हेन t इज इन सेकंड, ओके, बट एंड कोएफिशिएंट हैव द प्रॉपर यूनिट्स फॉर r टू बी इन मीटर, ओके। पहला पार्ट ए बोला है फाइंड vt एंड at, यानी vt फाइंड, आपको फाइंड करने के लिए बोला है vt और at। vt का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपको बोल दिया कि v निकालो और ऐसे लिख दिया t, इसका मतलब हो गया कि v जो है वो आपको टाइम के फंक्शन के रूप में मिलेगा। v इज इक्वल में यहाँ पे टाइम लिखा हुआ होगा, टी स्क्वायर होगा या 2t, ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा, t आएगा साथ में, तो टाइम का फंक्शन है, इस प्रकार से मिलेगा। ए टी भी टाइम का फंक्शन के रूप में मिलेगा, एक्सेलरेशन आपको टाइम के फंक्शन के रूप में मिलेगा, वेलोसिटी आपको टाइम के फंक्शन के रूप में मिलेगा, ठीक है। इक्वल में टी आएगा कुछ, ये बोला है। तो आपको ये पहला तो ये ए वाला पार्ट बोला है कि वी टी और ए टी याद करो। फिर दूसरा पार्ट बोला है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन याद करनी है ऑफ विट्टी की, यानी वी टी जो आपको मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन याद करनी है, ठीक है, कर लेंगे। अगर बोले एक टी बराबर 1 सेकंड, अब जो टी लिखा हुआ होगा ना यहाँ पे वी टी तो हम याद कर ही चुके हैं, टी याद कर चुके हैं टी, और टी की जगह 1 पुट कर दो, टी की जगह 1 पुट करने पर जो आपको मिलेगा ना उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन याद करनी है, ठीक, आप कर सकते हो, मैंने आपको सवाल समझा दिया है। और जो बच्चे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन 08 लेक्चर या 07 लेक्चर, ये दोनों लेक्चर देख चुके हैं ना, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन 07, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन 08, ये दोनों लेक्चर जिसने देखे हैं ना,
वो इस क्वेश्चन को फूंक से उड़ा देगा, ऐसे उड़ा दिया है। उसके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है ना। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो जाके उनको देखो, आपका लेवल जो है 0 to हीरो बन जाओगे आप, 0 से हीरो। ठीक है, लेवल अप हो जाएगा आपका, बहुत शानदार। ठीक है, तो जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा उनको लगेगा थोड़ा सा ऐसे, बाकी जिन्होंने वो लेक्चर देखे ना उनका लेवल तो अप है, तो वो तो इसको फूंक से उड़ा देंगे से आराम से बाएं हाथ के खेल के लिए। ठीक है, तो ट्राई कर लिया होगा आपने, मैंने पहले आपको क्वेश्चन समझाया कि क्वेश्चन में क्या, फिर ट्राई कर लिया, करते हैं फिर हम। देखो ट्राई करना बहुत जरूरी है, ट्राई करना क्वेश्चन को। ए वाला पार्ट, v कैसे ज्ञात करोगे, v क्या होता है भाई, इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो v मिल जाएगा, फिर जो v मिले उसका वापस डिफरेंशिएशन कर दो वो a मिल जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी। इससे ज्यादा टफ लेवल के, थोड़े और ज्यादा इससे एडवांस लेवल के क्वेश्चन उन लेक्चर में हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन 07 और 08 में देखे हैं। ठीक है, ये तो वेरी इजी क्वेश्चन था। डी बाई डी टी, ये आर जो भी है इसको लिखो और इसका डिफरेंशिएशन कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा 3 i कैप, ये जीरो कोई दिक्कत नहीं यार, वो 3.03 ही होता है, नॉर्मल सी बात है। प्लस टी आगे आ जाएगा 4t जे कैप प्लस 5k कैप, यहाँ पे तो टाइम है ही नहीं तो इसका तो जीरो हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है। तो ये आपको मिल गया v, ये आपको मिल गया v वेक्टर। बी वाला पार्ट, सॉरी बी तो नहीं है, नहीं ए, ए वेक्टर क्या होगा डी वी बाई डी टी, डी बाई डी टी, ये वी लिख दो यहाँ पर, क्या मिलेगा आपको, ये तो जीरो हो गया, ये मिलेगा 4j कैप। पहला पार्ट कंप्लीट होता है, आपको ए टी, सॉरी वी टी और ए टी दोनों मिल चुके हैं, ए टी और वी टी दोनों मिल चुके हैं, बट ए टी यहाँ पे तो टाइम आया ही नहीं, तो मतलब क्या है कि जो ए है वो टाइम का फंक्शन नहीं है, ए कांस्टेंट है, ए टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, ए मतलब एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, टाइम का फंक्शन नहीं है। ठीक है, अगर डी लिखा हुआ आता तो वो टाइम का फंक्शन होता, वो टाइम पे डिपेंड कर रहा था, बट अभी टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है ना, गलती तो नहीं करी, ये जीरो हो गया और इसका 40 उसका 3, ओके, फिर ये तो जीरो हो गया और इसका 4 लगा। ठीक है, बी क्या बोल रहा है, बी ये बोल रहा है कि वेलोसिटी ज्ञात करो, आपको वेलोसिटी ज्ञात करनी है, टी बराबर 1 पे 3i कैप प्लस 4j कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करने के लिए बोला है, वेरी इजी, 9 प्लस 16, 25 का रूट 5 आ गया, 5 मीटर पर सेकंड, ये मैग्नीट्यूड मिल गया। डायरेक्शन कैसे याद करोगे, थीटा बराबर टेन इनवर्स वी वाई, ये वी अक्ष था ये वी वाई है, तो वी वाई बट्टा 4/3, इसका होता है 53। अब मैंने एक और बताया था आप, जैसे ये ऐसे इस प्रकार है, ये वी वेक्टर है ना, ये चीज अभी मैंने आपको समझाई थी, वी एक्स है, यहां से हम एंगल ले रहे हैं, तो ये वी वाई हो गया, तो वी वाई बट्टा वी एक्स ऐसे बन गया। अब मैं बोलूं कि ये वाला एंगल और बताओ, तो या तो एक तो तरीका है, पहला तरीका तो 90 डिग्री माइनस कर दो, अब इसको 90 डिग्री माइनस करोगे, -53, तो कितना आएगा 37 डिग्री आ जाएगा, है ना, 50 और 30 80, ठीक है 90 होता है। तो 90 डिग्री से, क्योंकि ये वाला पूरा एंगल कितना है 90, पूरा एंगल 90 है, तो 90 में से इतना घटा दोगे तो ये मिल जाएगा। दूसरा, अगर यहाँ से हम देख रहे हैं तो ये कितना हो गया, वी एक्स हो गया, ये वी वाई हो गया, तो टेन इनवर्स आप वी एक्स बट्टा वी वाई कर लो, यानी टेन इनवर्स 3/4 करोगे, टेन इनवर्स 3/4, तो भी आपको कितना मिलेगा 37 डिग्री मिलेगा। ठीक है, समझ में आई। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एंगल है ये हम कहां से ले रहे हैं। ठीक है, ये एंगल हम हॉरिजॉन्टल से ले रहे हैं, तो 53 डिग्री एंगल पे हमें वी वेक्टर मिलेगा, ये है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलके दोनों पार्ट कंप्लीट होते हैं। तो ये हेडिंग लगाओ मोशन इन ए प्लेन, और आपके सामने एक इमेज आ रही होगी, उसको नोट करो, कर लिया नोट। नोट करने के बाद फिर ये पहला पोजीशन वेक्टर, ये डायग्राम वगैरह बनाओ, यहाँ तक लिखा। उसके बाद आपके सामने इमेज आ रही होगी, ग्राफ, ये चारों ग्राफ बनाओ, ग्राफ के नीचे जो लाइन लिखी हुई है उसको भी लिखो। फिर ये वेलोसिटी वाला
टॉपिक यहाँ तक लिखने के बाद फिर एक्सेलरेशन, और जैसे हमने ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिखा है उसी प्रकार एक्सेलरेशन का भी आप लिख सकते हो ना। रूट में जैसे ये वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर ऐसा लिखा है, आप रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर ऐसा लिख लेना। ठीक है, जिस प्रकार ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी उसी प्रकार मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन हो जाएगा, इसी प्रकार लिखना है। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसी प्रकार ये डायरेक्शन हो जाएगी ए वाई बटा ए एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार आप नोट कर लो फटाफट। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अभी आपके सामने एक और इमेज आ रही होगी, इन ग्राफ्स को बनाओ और इनके नीचे जो लाइन लिखी हुई है उसको भी लिखो। ठीक है, कर लिया नोट, लिख लिया। अब एक और इमेज आ रही होगी, इसमें जो लिखा हुआ है उसको नोट करो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, इसको नोट कर लो। कर लिया नोट, हो गया बस। तो ये लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो।